कारण दिए थे भाई। खुद उस में ब्राह्मण तो बोल नहीं सकते थे महोदय आपके पिताजी इतनी गंदी गंदी गालियां देते मना कीजिए करके। किसी ब्राह्मणों में इतनी हिम्मत नहीं है बोलने की। गलत बात है, साल में जैसी करनी वैसी भरनी से नियम है भाई। हम गलत काम करें तो हमको तो गलत मिलेगा ही। नमस्कार, आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में जब कैबिनेट बन गया और उसके बाद जब कैबिनेट की चर्चाएं चल रही हैं तो स्वर्णों की चर्चा या ब्राह्मणों की चर्चा सबसे पहले की जानी चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो है यहाँ न सिर्फ आरएसएस का प्रभाव है बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने स्वर्णों के लिए जो है अनुकूल स्थिति बना दी है। सीधा ये जानना चाहेंगे कि जबकि नई सरकार बन गई भारतीय जनता पार्टी की, ये देखा जा रहा है कि अब एक से अधिक जो है ब्राह्मण कैंडिडेट न सिर्फ जीते हैं बल्कि अब वो कैबिनेट में भी जा सकते हैं। एक तो डिप्टी सीएम बन गया, आगे आप क्या चाहते हैं कैबिनेट में? भाई ब्राह्मणों के यहाँ पे आबादी के हिसाब से उनको और प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ओबीसी के भी ज़्यादा रहते हैं, दूसरे अदर्स सामान्य वर्ग भी रहते हैं, और अपने आदिवासी समुदाय से तो सीएम ही पा गए हैं, तो बड़ी उपलब्धि है। प्रदेश में आदिवासी बहुल प्रदेश है, सरगुजा है, जशपुर है, बस्तर है, यहाँ आदिवासी बहुत है। तो और ब्राह्मण कैबिनेट में और आने चाहिए ब्राह्मणों को और प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए जी। इसका कोई फर्क पड़ेगा जब ब्राह्मण प्रतिनिधित्व एक से अधिक हो जाएंगे? अभी डिप्टी सीएम है, उनकी अपनी उपयोगिता है, जो हिंदू आइडियोलॉजी में काम करते हैं वो, लेकिन अगर कैबिनेट के भीतर रहे तो पॉलिसी मेकिंग में क्या कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व के भरोसे जो है विधानसभा का चुनाव उन्होंने जीता है। लिहाजा हिंदुत्व का आशय भले उसमें सारे वर्ग के लोग रहते हैं, लेकिन ब्राह्मण वर्ग का जो है उसका योगदान बहुत बड़ा रहता है शुरू से ही, है ना। और आप भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी देखिए कि पहली बार विधायक बनने वाला आदमी राजस्थान का मुख्यमंत्री बन गया, पहली बार विधायक बनने वाला ब्राह्मण जो है छत्तीसगढ़ का उप मुख्यमंत्री बन गया। इसलिए जो है छत्तीसगढ़ में चाहे पहली बार बना हो चाहे दूसरी बार बना हो, ब्राह्मण लोगों की पूछ परख बढ़ेगी, ये इससे स्पष्ट होता है। लेकिन एक चीज मैं उल्लेख कर देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पिछले 15 साल के कार्यकाल में देखिए तो राज्य छत्तीसगढ़ है, लेकिन छत्तीसगढ़िया ब्राह्मण और छत्तीसगढ़िया लोगों की उपेक्षा हुई है, ऐसा आरोप शुरू से लगाया जाता रहा है। इसका एक उदाहरण ये देखिए कि बद्रीधर दीवान जो 4 बार विधायक बने, गैर छत्तीसगढ़िया ब्राह्मणों को मंत्री बनाया गया, लेकिन बद्रीधर दीवान को मंत्री नहीं बनाया गया था। और भारी जब विरोध हुआ तो ले दे करके उसको विधानसभा उपाध्यक्ष बना करके जी। पुरानी बातें तो याद रहती हैं लोगों को, नई बातें भी हैं। उसी विधानसभा से अब जो है सुकांत शुक्ला जो है वो विधायक बन गए हैं। क्या लग रहा है कि उनको कैबिनेट में रखा जाएगा? कैबिनेट में उनको रखना तो चाहिए। अभी कवर्धा से अपने विजय शर्मा जी को वाइस सीएम बनाया गया है, अनुज शर्मा बेलतरा से जीते हैं, नंदा मिश्रा जी रायपुर से जीते हैं। इनमें किसी एक आध को आप कैबिनेट में तो लेना चाहिए, बहुत अच्छी रहेगी। कैबिनेट में अगर ले लेंगे तो इन लोगों को। ये ब्राह्मणों का मन आसानी से भरता नहीं। डिप्टी सीएम हो गया, एक राज्य में जो है सीएम हो गया, इतने से बस नहीं पड़ रहा है, और क्यों चाहिए? देखिए, डिप्टी सीएम की जो स्थिति हमने पिछले कार्यकाल में भी देखी, टीएस सिंहदेव जी को जो मुख्यमंत्री बनाया गया था, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा था कि मेरे अधिकार क्षेत्र में कुछ भी नहीं रहेगा, मैं किसी के अंतर्गत ही काम करूंगा। वही स्थिति काइंड ऑफ लॉलीपॉप, बिना नाखून का जो पंजा होता है उस तरह का कुछ प्रतिनिधित्व दिया गया है, लेकिन फिर भी पूरी तरह से स्वतंत्रता नहीं। अब देखना होगा कि मंत्रिमंडल में उन्हें कौन से विभाग दिए जाते हैं, कौन से पोर्टफोलियो मिलते हैं, इसके बाद इस चीज को कह सकते हैं कि उनके पास कितनी ताकत है। हालांकि छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ से आदिवासी मुख्यमंत्री आना सामान्य सी बात है, लेकिन फिर भी ब्राह्मण भी बहुत हैं और उनका प्रतिनिधित्व अगर डिप्टी सीएम तक पहुंचा है तो ब्राह्मणों के पक्ष में भाजपा की ये विजय शर्मा के लिए कहा जाता है कि न सिर्फ जो है उग्र नेता हैं बल्कि कोर हिंदू आइडियोलॉजी में काम करते हैं, जेल भी गए, एक बड़े दंगे में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, झंडा विवाद में। क्या लगता है इसी का प्रतिशत उनको डिप्टी सीएम के तौर पे मिला है? और ऐसे व्यक्ति को अगर हम लीडिंग पोजीशन पे रखें तो इसका क्या फर्क पड़ेगा? आपका सवाल जो है ना वो थोड़ा सा कठिन है। मैं पत्रकार की हैसियत से कहूँगी, पोलराइजेशन जिस तरह की चीज़ें होती हैं वो जो है बीजेपी जो 2 जगह पे की, कवर्धा और बाकी जगह पे, वो चीज़ स्पष्ट रूप से नजर आई। अभी भी हिंदू आइडियोलॉजी जो चल रही है उसको आगे बढ़ाने के लिए विजय शर्मा एक चेहरा था, इसको वहाँ पे कैबिनेट में जगह दिया। ब्राह्मणों की बात करेंगे तो 4 सीटें जो हैं ब्राह्मणों को अभी इस तरफ से मिली और जीत के आई है। आप देखेंगे कि कांग्रेस जो है ओबीसी कार्ड जो है हर समय फेंकती थी, इस बार इन्होंने जितना ज़्यादा चाहा कि हमारे जो है
हम लोग सामान्य वर्ग को भी आगे बढ़ाए, तो सामान्य को भी मौका मिला। हालांकि इसमें कई मंत्री हार गए, प्रकाश पांडे जैसे और भी कई ऐसे हार गए, लेकिन ब्राह्मणों को एक अस्तित्व की या जरूरत नहीं है। क्या है, जो आरक्षित वर्ग है वो तो अलग है, लेकिन अनारक्षित वर्ग जो है, जनरल वर्ग, उसको एक प्रकार से ब्राह्मण जो है उसको लीड करता है, इस तरह से मुझको लगता है। जी, तो दो बातें इन्होंने, बहुत युवा पत्रकार हैं, बहुत साफ साफ बता दी कि एक तो आरक्षण के बाहर भी वो हैं और संघर्ष भी कर रहे हैं, और अगर संघर्ष करके पहुंचते हैं तो कई तरह के एलिगेंस भी लग जाते हैं, जैसे कि विजय शर्मा पे ही है कि भाई वो कोर हिंदू आइडियोलॉजी पे काम किया, दंगा किया, और बाकी प्रतिशत उस तरह से मिल रहा है। आगे भी हो सकता है कि 24 के लिए उनकी उपयोगिता इसी तरह से बने। क्या लग रहा है, ऐसे लोग जो सीधे साधे ब्राह्मण है, पॉलिसी बना सकते हैं, वो कैबिनेट में आ जाए तो काम बनेगा? किसी वर्ग की उपयोगिता के हिसाब से पार्टी उनको लेती या छोड़ती है। भारतीय जनता पार्टी के जो नीति नियंता हैं उनको अच्छे से ये चीज़ मालूम है कि सवर्ण वोटर की पहली और अंतिम शरण स्थली भारतीय जनता पार्टी है। तो उनको इससे फर्क नहीं पड़ता है कि इनको लें या ना लें। यदि आज की डेट में उनके लिए उपयोगिता और शेष होगी तो ले लेंगे, और नहीं भी लेंगे तो उसको मालूम है कि ब्राह्मण वोटर उसको छोड़ के कहीं जा नहीं सकता। ये बड़ी बात जो है इन्होंने कही है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जाहिर सी बात है कि इनको ज्यादा जानकारी है इस प्रदेश की राजनीति की। पिछले सरकार की बात कर ले हम, तो हमने देखा कि एक परिवार का तो एक सीएम था और दूसरे परिवार के पिताजी थे जो गालियां निकालते ब्राह्मणों को थकते नहीं थे। कई बार उन कंट्रोवर्सी हुई, अभी तो खैर बीमार चल रहे हैं। क्या लग रहा है कि इस तरह का जो पिछला सरकार था उसके बारे में क्या कहेंगे, जो ब्राह्मण के साथ था या ब्राह्मण के विरोध में था? बीते 5 वर्षों में जो मुख्यमंत्री बघेल जी थे, उनके पिताजी द्वारा सनातन धर्म को, राम को, ब्राह्मणों को मतलब बेहिसाब गालियां दिए जाती थे। उसी हिसाब से इस समय उनके देखे क्या है स्थिति, इनकी जितने ब्राह्मण प्रत्याशी थे सब हार गए। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, सभी ब्राह्मण प्रत्याशी हार गए। उसके कारण भी थे भाई, खुद उसमें ट्वीट में ब्राह्मण तो बोल नहीं सकते थे, महोदय आपके पिताजी इतनी गंदी गंदी गालियां देते, मना कीजिए करके। किसी ब्राह्मणों में इतनी हिम्मत नहीं है बोलने की, गलत बात है भाई। अभी तो अस्पताल में है, आप क्या कहना चाहेंगे? अस्पताल में जो जैसी करनी वैसी भरनी सर, दुनिया में भाई हम गलत काम करें तो हमको तो गलत मिलेगा ही। लेकिन मुख्यमंत्री ने कभी अपने पिताजी का साथ दिया नहीं था। भूपेश बघेल ने, जो पुराने मुख्यमंत्री थे, उन्होंने हमेशा अपने पिताजी की आइडियोलॉजी का जो है इनकार किया था। ये कहा था कि मेरे लिए सब जो है वो बराबर है, और यही कारण है कि उनके हाउस में, जो सीएम हाउस में, उसमें कई ब्राह्मण दिखे हमको। देखिए, नंद कुमार बघेल जी, भूपेश बघेल के तो पिताजी तो हैं, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, और वो जो कर रहे थे ब्राह्मण या सनातन धर्म के खिलाफ में, जो भी कर रहे थे, वो उनका अपना आइडियोलॉजी होगा। भूपेश बघेल, मैं समझता हूँ कि ना उन्होंने कभी उसका विरोध किया ना उसका समर्थन किया जी। ठीक है, और ये तो तय है कि उसका असर निश्चित तौर पे चुनाव पे पड़ा है। ठीक है, आज वो बीमार है, भगवान उनको लंबी उम्र दे, स्वस्थ हों, लेकिन ये है कि भूपेश बघेल जी को भी इससे सबक लेना चाहिए। निश्चित तौर पर ये सबक लेने वाली बात है। ब्राह्मण समाज जो है एकजुट है और काम कर रहा है, और अपनी बातें प्रभावशाली तरीके से रखने का प्रयास भी किया जा रहा है। अगर नंबर ऑफ परसेंटेज की बात करें, अगर आबादी के हिसाब से बात करें, तो क्या लग रहा है कि कम से कम 2 जो है ब्राह्मण वर्ग से कैबिनेट में आए, ऐसा आपको लगता है क्या? 2 तो होने चाहिए आबादी के हिसाब से। 2 ब्राह्मण वर्ग, सामान्य वर्ग से होना चाहिए, ब्राह्मण ही क्या कहें। लेकिन देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि आबादी वाला मैटर जो है छोड़ दीजिए, उसके अकॉर्डिंग तो बहुत हो जाएगा, योग्य लोगों को आगे आना चाहिए। वो उनकी जो सोच है वो 2014 के बाद से इस देश ने प्रगति किया है। यहाँ पे बीच में एक दल ने जाति जनगणना की बात की, बीजेपी ने नहीं किया है। और जिस प्रकार से हर वर्ग को बराबर अवसर दिया गया है, इस मंत्रिमंडल में और भी मिलेगा, और भी ब्राह्मणों को मिलेगा। ब्राह्मणों की बात चल रही है तो जाहिर सी बात है पब्लिक डोमेन पे कुछ चर्चाएं चलती हैं ब्राह्मणों के लिए। बोला कि गरीब ब्राह्मण, ये क्या जस्ट सेटिस्फाई है? क्योंकि हमने देखा कि ज्यादातर ब्राह्मण गरीब होता नहीं है, वो तो बुद्धि से भी तेज होता है और संपन्नता उनके पास ईश्वर की दया से रहती है। देखिए, अब रही बात गरीब ब्राह्मण बोला गया है, तो इसमें ये यथार्थ है, क्योंकि जो ब्राह्मण जैसे गरीब है, बहुत से ब्राह्मण है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई कुछ घुमटी ठेला लगा रहा है, तो कोई उस समय उनको दिखाता नहीं, चाहे कोई भी हो ना, मतलब उनके लिए पछता भी नहीं कि ये ब्राह्मण है करके। और मान लो अगर ब्राह्मण आपको दिखेगा कि BMW में जा रहा है,
तो सब आ जाते हैं, बोलते हैं कि अरे ब्राह्मण को देखो कैसा ग्लैमर है, कैसा मतलब रोल से आ रहा है। और उस बेचारे गरीब ब्राह्मण जो है, इनको वास्तविक सुविधा मिलना चाहिए, वो मूलभूत सुविधा से भी वंचित है। इसीलिए नॉन क्रीमी लेयर की बात की जा रही थी कि जो लोग जरूरतमंद है उनको आरक्षण दें, न कि जाति से। बिल्कुल, मैं इसका मतलब बिल्कुल पूर्ण जो सपोर्ट करता हूँ, जो आर्थिक संपन्नता के आधार पर आरक्षण मिलनी चाहिए, जातिगत नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि आर्थिक आधार पर बहुत से जो परिवार आते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे ब्राह्मण हो, जो भी सामान्य वर्ग हो, एसटी हो, एससी हो, जो भी एनी अबाउट, जी। तो आर्थिक आधार पर निश्चित तौर पे आरक्षण मिलना चाहिए, ताकि जो मूलभूत सुविधा है, जो वंचित है वास्तविक गरीब, उनको मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए। युवा जो ब्राह्मण है उन्होंने जो है निष्पक्षता से अपनी बात कही और बड़े पारदर्शिता ढंग से जो है वो बात कहते भी हैं। मुखर होके कहने का अपना एक मजा है। ये भी देखा जाता है कि अगर आप बायज नहीं होते, पक्षपाती नहीं होते, तो आपको लोग सुनते भी हैं और सराहते भी हैं। आरक्षण के मुद्दों पर अगर कहा जाए तो क्या लग रहा है कि ये जो अभी 70 साल बीत गए हैं, इतना काफी है कि और भी ब्राह्मणों को थोड़ा संघर्ष करना होगा? देखिए, आरक्षण एक ऐसा मसला है जिस पर डिबेट हमेशा से चलती आ रही है और मुझे लगता है कि आने वाले कई दशकों तक चलती ही रहेगी। इसका सॉल्यूशन इतना जल्दी निकलना संभव नहीं, क्योंकि जो आरक्षण लेने वाले लोग हैं वो भी उसकी मलाई खाने से पीछे नहीं हटते, और जिन्हें आरक्षण नहीं मिल रहा है उन्हें भी इस बात का बहुत गम है कि उन्हें आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आरक्षण वाला मसला है, जिसमें अभी बैकवर्ड क्लास के लिए जो निकाला गया था, जिसके लिए अभी पूरी तरह से नियम कानून जो है उनका इस तरीके से बनाया गया कि जो उसके लिए योग्य नहीं है उन्हें भी आरक्षण मिल जा रहा है, और जो योग्य है उन्हें आरक्षण नहीं मिल पा रहा। तो आरक्षण में सबसे पहले तो नियमों में सुधार की आवश्यकता है। जी, नियमों में आरक्षण ऐसा चाहिए, आर्थिक स्थिति में आरक्षण होना चाहिए, शिक्षा पद्धति पे नहीं देना चाहिए। जी, यही बात जो है अभी युवा ब्राह्मण ने भी बताया था कि आरक्षण का जो मूल जो तरीका होना चाहिए वो किस तरह से होना चाहिए। आपकी बात पे वापस आते हैं। ब्राह्मणों की उपयोगिता इस सरकार में क्या लग रहा है कि आपको बनी हुई है, और नंबर ऑफ सीट उसी के अकॉर्डिंग हो पा रही है, या फिर इसमें थोड़ी चेंजेस करने की दरकार है? देखिए, आरक्षण के साथ एक चीज को और समझिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो आइडियोलॉजी सेंटर केशवकुंज, वहां से जो सुर बदलता है, उससे आप आरक्षण की पॉलिसी को तोलिएगा। कुछ ही दिन पहले बाकायदा एक भाषण में जो है ना, आरएसएस के बड़े नेता ने सवर्णों के द्वारा एससी एसटी के साथ किए गए व्यवहार पे चिंता व्यक्त की, और उन्होंने बोला कि यदि हमने 2000 साल कोई जुल्म किया है तो अब 200 साल तो हमको सहना पड़ेगा। और इसके आगे भी उन्होंने कुछ कहा। कल तक जो संस्था आरक्षण का विरोध करती थी, आज उनका सुर बदला और उन्होंने आरक्षण को एक तरीके से ग्रीन सिग्नल दे दिया। तो आरक्षण जो है वोट बैंक की राजनीति बनेगा। मिडिल क्लास सवर्ण वर्ग से वोट लेने का सबसे अच्छा मुद्दा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सवर्ण लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी पहली और अंतिम शरण स्थली है। इसकी वो चिंता नहीं करते, क्योंकि ये उनको वोट देना बंद नहीं कर सकते। इसी वजह से क्या निग्लेशन, जो नजरअंदाज करने की जो परंपरा चल पड़ी है, खासकर जो रूलिंग पार्टी है और नेशनल पार्टीज में आप जो ब्राह्मणों को नजरअंदाज किया जा रहा है, इसी वजह से किया जा रहा है? ये सब पूरी जो है ना राजनीतिक पार्टियां सोशल इंजीनियरिंग के हिसाब से काम करती है। बीजेपी भी उसी तरह की आइडियोलॉजी से काम करती है। जिस तरह से आप टिकट का वितरण देखेंगे, बाकी चीज देखेंगे, इससे स्पष्ट हो जाएगा कि अभी लोकसभा में भी, जैसे अब मैं बिलासपुर की बात करूं, बिलासपुर संभाग में भी ब्राह्मण वर्ग है, अनारक्षित वर्ग है। और आप रायपुर में देखें तो वहाँ पे सांसद जो है संतोष पांडे हैं, तो एक ही सांसद जो है वो ब्राह्मण कैंडिडेट के हिसाब से। बिलासपुर में भी आप देखेंगे कि बिल्तरा, बाकी सीटें जो है वो ब्राह्मण वर्ग जहाँ प्रतिनिधित्व करता है, और वोट शेयरिंग जो है वो ब्राह्मणों के हिसाब से होती है। तो इस तरह से देखा जाए कि ये पूरी मैकेनिज्म को समझते हैं पूरे राजनीतिक पार्टी, और बीजेपी इसको बहुत अच्छे से बारीकी से समझ के, एक राजनीतिक दल से जुड़े व्यक्ति ने बताया कि बूथ स्तर पर हम जहां कोटा में जीते हैं, उन्होंने कहा कि बूथ स्तर पर ऐसा मैकेनिज्म पहले से फिट कर लिया गया था कि कौन कहाँ जाएगा, कौन किस तरह से काम करेगा। तो ये पूरी जो प्रणाली है वो पहले से ही राजनीतिक दल, खासकर बीजेपी ने जो है इसको अच्छे से समझ लिया है। राजनीतिक दलों ने जो है ब्राह्मणों की आइडियोलॉजी को समझा, उनकी उपयोगिता को समझा है। साथ ही इस बात से हम अपने दर्शकों को अवगत कराना चाहेंगे, ब्राह्मणों को लेकर जो हेड पॉलिटिक्स है वो भी बहुत ज्यादा होती है। ब्राह्मणों को लेकर जो घृणा है लोगों के मन में, या द्वेष जो पैदा किया जाता है कई तरह के गतिविधियों से। कई बार ऐसा वीडियो दिखाया जाता है जिसमें वो जो है लोगों पे, खासकर जो दलित हैं उन पे सुसु कर रहे हैं और बाकी चीजें। तो क्या लग रहा है कि जो हेड पॉलिटिक्स का भी शिकार होता है ब्राह्मण?
बिल्कुल निश्चित तौर पर होता है। 2014 के बाद से जो इंटरनेट क्रांति आई है, इसके बाद जो आम लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं है, वो किसी गलत भ्रामक जानकारी को भी साझा करते हैं, जिसके कारण जो ये हेट रेट है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है। ये हमने देखा कि इन दिनों जो सुपीरियर कॉम्प्लेक्स होता है कुछ जाति विशेष में कुछ ज्यादा हो जाता है, तो क्या उसमें से एक ब्राह्मण है जिनमें सुपीरियर कॉम्प्लेक्स जिसका खामियाजा भुगतना पड़ता है? मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ जब इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स साथ में आता है तब प्रॉब्लम बढ़ती है, और ये हो चुका है ना। आप देखें कि व्यक्ति अपने ऐसी चीज जिसको उसको घर में रख के आना चाहिए, मैं नाम सहित कोट करूंगा, लेकिन बड़े बड़े दिग्गज शिक्षाविद भी अपने धर्म को अपने घर में रख के नहीं आते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बिलासपुर अटल बिहारी विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। उनने जिस दिन चार्ज लिया, उनने गेट पे पहले हवन किया, उसके बाद कमरे में प्रवेश किया। मेरे को ऐसा लगता है कि ये एक्चुअली इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एक साथ होने का सबसे बड़ा उदाहरण। इसका खामियाजा जो है ब्राह्मणों को भुगतना होता है, और ये कॉम्प्लेक्स जो है ऐसे कटते नहीं है। ताजा उदाहरण जो है बिलासपुर संभाग में देखने को मिला। इस शहर में जहां इस वक्त खड़े हैं, यहाँ एक ब्राह्मण कैंडिडेट हुआ करता था कांग्रेस का, और जिस तरह से हारे हैं, क्या लग रहा ब्राह्मणों ने नकारा है उसको या फिर पब्लिक ने उसको ऐसा कर दिया? नहीं, ब्राह्मणों ने नकारा है। इसके पीछे कारण, जब पीछे सरकार थी, नंद कुमार बघेल जब वो गाली देते थे तो उनको किसी ब्राह्मण को उन्होंने सहयोग नहीं किया। ब्राह्मणों को सहयोग करना था, इसलिए ब्राह्मण ने सब बिल्कुल उनका बायकॉट कर दिया इनका। एक बात हमने और मजेदार देखी थी, वो माइनॉरिटीज के पैर धो रहे थे, अल्लाह अकबर बोल रहे थे। जब हमने उनसे पूछा तो भाग खड़े हुए, इस बात में बात नहीं करना मांग रहे थे। क्या इसका असर हो गया? अब ऐसा है कि उनको इसका कोई जवाब ही नहीं मिल पाया, और वो एक बहुत बड़ा कारण था जो ब्राह्मणों ने तय किया कि ऐसे ब्राह्मण को हम सत्ता ना दें। 30,000 का तकरीबन 30,000 29,000 का आंकड़ा जो है ज्यादा गड्ढा हो गया क्या इस बिलासपुर शहर में ब्राह्मण कैंडिडेट के हिसाब से? देखिए, सबसे पहली चीज देखिए वोटिंग ऑफ परसेंट 56% वोटिंग हुआ है ना। इतने परसेंट कम होने के बावजूद भी जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अगर 29,000 वोट से जीत रहे हैं, अगर मान लीजिए वही जो है 70-75 तक जाता तो निश्चित तौर पर 50,000 वोट से भी जीत सकते थे। और देखिए कि बिलासपुर में, ये वही बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र है जहां पिछले चुनाव में सारे ब्राह्मणों ने मिलकर ब्राह्मण प्रत्याशी को जिताया, और यही बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र है जो सारे ब्राह्मणों ने मिलकर उसको हराया। इसका मतलब साफ ये है कि ब्राह्मण किसी पॉलिटिक्स से या किसी पार्टी विशेष की नहीं है, वो अदला बदली होते रहता है। ये बड़ी मजेदार बात जो है वरिष्ठ संवाददाता ने कहा है, वरिष्ठ पत्रकार ने कहा है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि ब्राह्मण बायस नहीं है, जायज हक के लिए संघर्ष करता है, और उन्हें जो कुछ भी लगता है कि वो संघर्ष करने के दायरे में वो किया जा सकता है, वो करते हैं। युवा ब्राह्मणों की एक अपना एक दर्द होता है। आरक्षण तो ऐसे भी नहीं मिलता, नौकरी चौकरी के चांस चले जाते हैं। क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में जब अब बीजेपी की सरकार है, कुछ बेहतर होएगा, इसीलिए कैबिनेट में अपना मंत्री चाहते हैं आप? अब देखिए, हम लोग तो उम्मीद लगाना छोड़ दिए हैं, क्योंकि हम लोग ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं, मतलब हम लोग उम्मीद लगा ही नहीं सकते। तो हम लोग बिल्कुल ये नहीं चाहते, हम लोग ये नहीं कह सकते कि बीजेपी में काम होगा कि कांग्रेस में काम होगा। हम तो चाहते हैं कि जैसे आरक्षण खत्म होता है तो आर्थिक आधार पर आरक्षण दें। इसी सरकार में अगर 1-2 और कैंडिडेट हो जाए आपके, जैसे कि बाकी सब बोल रहे हैं, तो ठीक रहेगा। अब देखिए, अगर महत्व मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम हमारे बीच से आवाज उठाने वाला हमारे समाज का रहेगा व्यक्ति, तो एक उम्मीद रहेगा कि हाँ, हमारे बीच से आवाज उठाने वाला हमारे मंत्रालय में बैठा हुआ है। बिल्कुल यही बात जो है इन दिनों जो है पब्लिक डोमेन पे चल रही है, और आम ब्राह्मणों के बीच इसी बात को लेकर चर्चा है कि अगर एक से अधिक प्रतिनिधित्व मिलता है तो निश्चित तौर पे उनके हक के लिए, उनके अपने पक्ष के लिए थोड़ा बहुत काम हो जाएगा। हालांकि इस बात की भी उम्मीद जो है कम है। हालांकि हम कोर हिंदू आइडियोलॉजी के बीच काम करने वाले राजनीतिक दल की सरकार यहाँ बना चुके हैं, लेकिन विष्णुदेव साय के कैबिनेट में कितने ब्राह्मण कैबिनेट में जो होंगे और कौन से विभाग उनको मिलेंगे, इस बात पर अब तक संशय बना हुआ है। निकट भविष्य में इस बात से जो है पर्दा जरूर उठेगा, और एक बार फिर से ब्राह्मणों को खुश होने का मौका मिलेगा, आइदर वो फिर से निराश होंगे, इस बात का भी जो खुलासा निकट भविष्य में हो जाएगा। कैमरा पर्सन इम्तियाज के साथ मनीष शरण, छत्तीसगढ़ तक, बिलासपुर।